हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? क्लास में बाहर घर पे कोई आया तो घर में अभी और कोई नहीं है गेट खोलने के लिए, तो मैं आता हूँ अभी 5 मिनट तक।
जी स्टूडेंट्स, आई एम बैक। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो हमारा डिस्कशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जिस तरह इंडिविजुअल्स को लीगल राइट्स होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसी तरह जब ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद होता है। मिसाल के तौर पे स्कूल, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हेल्थ सर्विसेज, कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंपनीज, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि कलेक्शन ऑफ पीपल है और इन कलेक्शन ऑफ पीपल की सोसाइटी की तरफ एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी होने के साथ साथ इनका लीगल राइट भी है। तो जिस तरह हर इंसान का लीगल राइट है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के 3 लीगल राइट्स हो सकते हैं। 3 टाइप ऑफ लीगल राइट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो बी गिवन लीगल एग्जिस्टेंस separate from that of its separate from that of its proprietor। प्रोपराइटर कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है। ओनर के अलावा कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन के अपने लीगल राइट्स होने चाहिए। दैट इज डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज इनकॉर्पोरेशन। जब जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन अपने साथ लेती है वो बेसिकली अपने आप को लीगलाइज कर चुकी होती है किसी भी मुल्क में ऑपरेट करने के लिए। After adopting any specific legal configuration, organization take different legal forms। जब कोई लीगल फ्रेमवर्क वो अडॉप्ट कर लेती हैं तो वो 3 किस्म की लीगल फॉर्म्स में से कोई एक सिलेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले है जी सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप और तीसरा है कॉर्पोरेशन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो लीड है, जो ओनरशिप है, वो सिर्फ एक बंदे के पास होती है। The vast majority of small businesses start out as sole proprietorship। These firms are owned by one person, usually the individual who has day-to-day responsibility for running the business। यही एक बंदा जिम्मेदार है इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, और जब इस कंपनी की कोई पॉजिटिव नेगेटिव बात आती है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये उसको लीगली डिफेंड करे। Sole proprietorship own all the assets of the business and the profit generated by it। They also assume complete responsibility of any of its liabilities or debt। In the eye of the law and the public, you are one in the same with the business। जो उसका ओनर है वो ही जिम्मेदार है जो भी बिजनेस करेगा। अगर बिजनेस कुछ अच्छा करेगा तब भी उसका सोल प्रोप्राइटर जिम्मेदार है, अगर कुछ बुरा करेगा तब भी वो जिम्मेदार है। यही वजह आपने देखा होगा पिछले दिनों के, अगर फेसबुक के खिलाफ कोई बात होती है तो जो जुडिशियल हेयरिंग होती है उसमें जो मार्क जकरबर्ग है वो आके प्रेजेंट करता है कि जी फेसबुक ये करती है, ये नहीं करती। पिछले दिनों उस पर इल्ज़ाम था कि जी ये लोगों का पर्सनल डाटा लीक करती है, या फिर ये इल्ज़ाम था कि इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस करती है। तो फिर वो जो उसका सोल ओनर है मार्क जकरबर्ग, उसने फिर जो है वो आके अपने आप को डिफेंड किया था, और जहाँ पे वो समझता है कि उसकी गलती है फिर वो अपोलोजाइज करता है पब्लिक से। तो वो सोल प्रोपराइटर है। उसके बाद आ जाती है पार्टनरशिप। इन अ पार्टनरशिप टू और मोर पीपल शेयर द ओनरशिप ऑफ अ सिग्नल बिजनेस। ये वो सिनेरियो है जहाँ पे अब जो पूरे बिजनेस की ओनरशिप है किसी एक बंदे के पास नहीं है, मल्टीपल लोगों के पास है। लाइक प्रोपराइटरशिप, द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर। ओनर ही जिम्मेदार होंगे बिजनेस को चलाने के और बिजनेस के अच्छे और बुरे मामलात के। द पार्टनर शुड हैव अ लीगल एग्रीमेंट दैट सेट फोर्थ हाउ क्योंकि अब अगर ये अल्लाह पाक ने कहा था कि अगर इस कायनात में एक से ज़्यादा खुदा होते तो आसमान पर दरारें आ जाती। तो जहाँ पे भी एक से ज़्यादा ओनर होते हैं ना, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे रिजॉल्व भी हो सकते हैं, वहाँ कंसेंसस भी हो सकता है। लेकिन इस सारे को डील करने के लिए उनको अपना एक फ्रेमवर्क, इंटरनल फ्रेमवर्क बनाना होता है। द पार्टनर्स शुड हैव अ लीगल एग्रीमेंट दैट सेट फोर्थ हाउ डिसीजंस विल बी मेड, profit will be shared, disputes will be resolved, how further partners will be admitted to the partnership, or what steps will be taken to dissolve the partnership when needed।
ये डॉक्यूमेंट उन्हें आपस में बनाना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि कंपनी जो है वो वैसे अल्लाह के नाम पे नहीं चल सकती, उनको ये डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। दे ऑल्सो मस्ट डिसाइड अप फ्रंट हाउ मच टाइम एंड कैपिटल ईच विल कंट्रीब्यूट, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी स्टेक होल्डर्स की है, तो उनको अपना टाइम भी देना पड़ेगा और कैपिटल मतलब उनको पैसे भी कंपनी में लगाने पड़ेंगे। आगे आ जाती है कॉरपोरेशन। अ कॉरपोरेशन चार्टेड बाय द स्टेट इन विच इट इज charted by the state in which it is headquartered is considered by law a unique entity separate and apart from those who own it। अच्छा जी, अब कॉरपोरेशन के अंदर जो कंपनी चलाने वाला जिम्मेदारी है ना, कंपनी चलाने की जिम्मेदारी वो उसके डायरेक्ट ओनर्स पे नहीं आती, वो एक हेडक्वार्टर कंपनी के अंदर बन जाता है जो ये जिम्मेदारी उठाता है कि हम कंपनी को चलाएंगे। A corporation can be taxed, it can be sued, it can enter into contractual agreement। ये कॉरपोरेशन के अलावा जो पीछे हमारे दो गुजरी हैं वो भी टैक्स हो सकती हैं, वो भी सी हो सकती हैं और उनको भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में डाला जा सकता है। दी ओनर ऑफ अ कॉरपोरेशन आर इट्स स्टेक होल्डर्स। जो ओनर हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन कंपनी स्टेक होल्डर्स नहीं चला रहे होते। इसकी मिसाल ऐसे भी है कि जब आप देखें, हम कहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, तो आप जी ये जो डेस्कॉन है, डेस्कॉन कंपनी पाकिस्तान की इंजीनियर्स की सबसे प्रीमियम कंपनी है, आप उसके शेयर्स ले लेते हैं जी, आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए, लेकिन उस कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी आप पे नहीं आएगी। आप आपने शेयर्स लिए हैं, आप वोट कर सकते हैं कि हेडक्वार्टर में कौन बैठेगा जो कंपनी चलाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं है कंपनी चलाने की। अच्छा, दी ओनर ऑफ अ कॉर्पोरेशन आर इट्स स्टेक होल्डर्स। हेडक्वार्टर वाले ओनर नहीं होंगे, वो चला रहे होंगे, स्टेक होल्डर ही इसके ओनर होंगे। द शेयर होल्डर्स elect a board of directors to oversee the major policies and decisions। The corporation has a life of its own and does not dissolve when ownership changes। अच्छा, अब यहाँ पे एक आपको इंटरेस्टिंग बात बतानी है, ये आखिरी सेंटेंस के अंदर इसने पॉइंट आउट किया है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस की 3 टाइप हैं। सबसे पहली टाइप थी जो हमारे पास थी सोल प्रोपराइटरशिप। अब सोल प्रोपराइटरशिप के अंदर एक ही बंदा चला रहा है। अब वो एक बंदा जो चला रहा है वो अगर मर जाए तो कंपनी का क्या बनेगा? कंपनी क्योंकि लीगली सिर्फ उसकी ओनरशिप की थी, तो फिर वो इनहेरिटेंस के हिसाब से उसके बच्चों में आ जाएगी। लेकिन अच्छा जी, जो सोल प्रोपराइटर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो चला रहा था, उसका जो हुनर था वो उसके साथ ही दफन हो गया, और क्योंकि इनहेरिटेंस लॉ लगेगा तो जो कंपनी है वो उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन बच्चे वैसे चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये इस तरह की जो कंपनीज होती है ना, वो जब एक कामयाब ओनर मरता है तो वो साथ ही मर जाती है कंपनी। इसके मुकाबले में जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर अब जहाँ पे एक स्टेक होल्डर था, अब हमारे पास मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। लेट्स सपोज 3 या 4 हैं। वो जो 3 या 4 स्टेक होल्डर्स हैं वो गाड़ी में बैठ कर जा रहे थे एक ट्रिप पे, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो सारे भी मर गए, तो वो उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन जो कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे थे, जो कंपनी के क्लाइंट्स थे, उनका लॉस है। क्यों? क्योंकि जो अच्छा चलाने वाली टीम थी वो तो चली गई है। अब जो नई टीम आएगी वो कैसे चलेगी इसका पता कोई नहीं। इसके मुकाबले में जो कॉरपोरेशन है ये सबसे लॉन्ग टर्म कंपनी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ओनर होता है वो कंपनी नहीं चला रहा होता। इसमें जो हमारे पास एक हेडक्वार्टर है जिसके अंदर लोग सिलेक्ट किए हुए हैं, वो कंपनी चला रहे होते हैं। यूनिवर्सिटीज के जो होते हैं ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज एक दफ़ा बन जाती हैं तो वो साल हर साल चलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो किसी एक की ओनरशिप नहीं होती। वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसीजन ले रहे होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन जो कंपनी है वो चलती रहेगी, कॉरपोरेशन चलती रहेगी। तो इसका जो आखिरी पॉइंट था वो ये था कि द कॉरपोरेशन हैज़ अ लाइफ ऑफ इट्स ओन एंड डज नॉट डिसॉल्व व्हेन द ओनरशिप चेंजेस। अच्छा जी, हम आगे आते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, उसके 3 लीगल फॉर्म्स थे, सोल प्रोपराइटर, शेयर्ड और कॉरपोरेशन। ये थी लीगल उसकी एंटिटी। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो जाती है किसी भी मुल्क में, वो कंपनी बन जाती है।
A company is a legal entity made up of association of people. कंपनी का उस मुल्क के कानून के मुताबिक रजिस्टर होना ज़रूरी है। रजिस्टर होते वक़्त वो 3 ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सोल प्रोप्राइटर कंपनी है, ये स्टेक होल्डर की कंपनी है, ये कॉर्पोरेशन है। ये उनको रजिस्टर होते वक़्त बताना होगा। कंपनी मेंबर्स शेयर अ कॉमन पर्पस एंड यूनिट इन ऑर्डर टू फोकस देयर वेरियस टैलेंट्स एंड ऑर्गेनाइज देयर collective availability skill to resource to achieve specific declared goals. The essence of a company is that it enjoys an independent existence as a legal person. Ownership of the company is divided into number of shares. An individual or another company or may own one or more shares. अच्छा जी, individuals who own share in a company are known as the shareholders or members of the company. Again मैं ये कहूँगा कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो जाती है तो वो कंपनी बन जाती है। तो इन 2 स्लाइड्स के अंदर कोई ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स बेसिकली उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पढ़ कर आए हैं। मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में तब आ जाएगी जब ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो जाती है। अच्छा, अब कंपनी क्योंकि रजिस्टर्ड एंटिटी है किसी भी मुल्क में, तो कंपनी के 2 ऊपर वाली यहाँ पे टाइप्स लिखी हैं, पब्लिक, प्राइवेट, और नीचे लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। अच्छा, ये चारों ऐसा नहीं कि पब्लिक और लिमिटेड का कोई कंपैरिजन है, नहीं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है। ये जो ऊपर वाला है ना, ये आपस में मुकाबले में है, पब्लिक एंड प्राइवेट। कंपनी या तो पब्लिक हो सकती है या प्राइवेट हो सकती है। लेकिन कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, पब्लिक अनलिमिटेड भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, प्राइवेट अनलिमिटेड भी हो सकती है। अब कंपनी के अंदर जो ये डेफिनेशंस हैं, ये क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी पब्लिक कंपनी। Public companies are allowed to offer their shares to the public and their names must end with the word public limited company. A public company has minimum paid up capital of 5 lakh. There is no limit for the number of members. इसमें से मुझे जो आपसे डेफिनेशन चाहिए वो ये ऊपर वाली चाहिए। जो पब्लिक कंपनी होती है उसका जो स्टेक होल्डर है या शेयर होल्डर है वो आम आवाम हो सकती है। इसकी मिसाल उन तमाम कंपनीज की है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कई बैंक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, कई इंजीनियरिंग जिस तरह डेस्कॉन है, कई सीमेंट की कंपनीज, कई डेवलपर्स की कंपनीज। आप एक दफा स्टॉक मार्केट ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी जो होती है वो ओन्ड बाय पब्लिक होती है, लेकिन रन बाय हेडक्वार्टर होती है जिसके अंदर डायरेक्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है। जो शेयर होल्डर होता है वो वोट कर सकता है। आपके पास अगर कंपनी के 10% शेयर हैं, आपने इतना पैसा अंदर कंपनी के लगाया कि आपके पास 10% शेयर आ गए हैं, तो आप 10% ओनरशिप रखते हैं डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने में। अच्छा जी, इसके मुकाबले में जो दूसरी कंपनी है वो है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक एंड इट्स नेम मस्ट एंड विद लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो ओनर्स होते हैं वो, उनकी यहाँ पे लिमिट लिखी हुई है 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन नॉर्मली 3, 4, 5, 10 मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। जो प्राइवेट कंपनी के ओनर होते हैं वो लोग होते हैं, जब कंपनी बन रही थी तो उन्होंने अंदर पैसा भी इन्वेस्ट किया, टाइम भी इन्वेस्ट किया, और उन्होंने लीगल कॉन्ट्रैक्ट अपने दरमियान में साइन किया कि हम ये कंपनी बना रहे हैं और हम इसके ओनर हैं और हम ही कंपनी चलाएंगे। तो वो ओनरशिप किसी पब्लिक के मेंबर को नहीं देते, वो उन्हीं के पास रहती है जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है। It prohibits any invitation from public for subscription to share and any acceptance of deposit from person other than the members of the directors. जो डायरेक्टर्स हैं वही डिपॉजिट और ड्रॉ कर सकते हैं पैसे कंपनी में से, या उसके शेयर्स के अंदर जो वैल्यू है वो ऐड कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें थर्ड पर्सन को अलाउड नहीं होता। जब जब कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी बनाई जा रही थी उस टाइम जो स्टेक होल्डर्स थे वही बस रहेंगे एंड तक, जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए वो एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है। अच्छा जी, अब दो, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान में आपको फ़र्क पता चल गया। पब्लिक वो है जो कि जिनके शेयर्स आम आवाम को भी इजाज़त है कि वो खरीद सकते हैं और ओनर बन सकते हैं। प्राइवेट में आम आवाम को इजाज़त नहीं है कि वो उनके शेयर्स खरीदें, वो एक लिमिटेड ग्रुप में रहेगी। लेकिन उसके बाद आ जाता है कि इन दोनों पब्लिक और प्राइवेट की आगे 2 टाइप्स हो सकती हैं, एक अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड और लिमिटेड में बहुत बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि अनलिमिटेड में लायबिलिटी होता है कि जब कंपनी ग्रो करती है, लेट्स सपोज 2-3 लोगों ने जब मिलके कंपनी बनाई,
ये आवाज किसकी आ रही है? मिसाल के तौर पे 2-3 लोगों ने मिलके कंपनी बनाई। उन्होंने जी लेट्स सपोज़ एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया और सॉफ्टवेयर हाउस में उन्होंने अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू किए और उन्होंने बेचना शुरू किए। तो शुरू में उन्होंने अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने किराए देना शुरू किया, उन्होंने जगह खरीदी, उन्होंने इक्विपमेंट खरीदा, उन्होंने अपनी तरफ से पैसा इन्वेस्ट किया। 3 लोग थे, तीनों ने कहा जी हम 33% के ओनर हैं, बाकी 1% उन्होंने कह दिया कि जी हम सर मुराद को दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन वक़्त के साथ-साथ उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो कंपनी ने बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया। अब जैसे-जैसे वो बैंक से लोन लेंगे या किसी और से कोई चीज़ लेंगे तो उनकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो जो अनलिमिटेड कंपनी है, उसमें जितने ओनर्स हैं, उन सारों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लायबिलिटी को पे बैक करने की। अब कंपनी में 3 थे डेवलपर जिन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया था 33% करके उनका 99% बन गया, 1% उन्होंने सरमुराद को दे दिया। लेकिन जब लायबिलिटी आई तो चारों पे इक्वल लायबिलिटी आएगी। जो चारों लोग हैं, उन पे 25% लायबिलिटी आएगी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो लायबिलिटी को पे बैक करें। तो वो अनलिमिटेड कंपनी होती है। इन एन अनलिमिटेड कंपनी द स्टेक होल्डर्स आर इक्वली लायबल फॉर ऑल कंपनीज डेट जो उसने कर्जा लिया हुआ है। द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। उनकी तरफ लायबिलिटी होती है कि ये उन्होंने जो कर्जा है वो उतारना है, लेकिन इक्वल लायबिलिटी होती है। This means each member is jointly and severely liable for the debts of the company in event of its winding up. अगर कंपनी ने वाइंड अप करना है तो सारे के सारे इक्वली जिम्मेदार हैं। बेशक ओनरशिप के अंदर उनकी जो भी डिवीजन थी, लेकिन लाइबिलिटी के अंदर उनकी इक्वल जिम्मेदारी है। उसके बाद आ जाता है लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड का आपको बता दिया। अब लिमिटेड में दो ऑप्शंस है, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। जो लिमिटेड बाय गारंटी है ये वो पहले हम लिमिटेड बाय गारंटी को पढ़ते हैं, लेकिन जब लिमिटेड कंपनी आता है ना तो आप ये समझें कि 95% लोग लिमिटेड बाय शेयर को डिस्कस करें, क्योंकि अभी जिस तरह ऊपर आपने डेफिनेशन देखी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो वो सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लिमिटेड कंपनी। लेकिन वो जब लिमिटेड कंपनी इस्तेमाल करते हैं और आगे से ये नहीं बताते बाय शेयर है बाय गारंटी, तो आप समझ लें कि वो बाय शेयर को डिस्कस करें, वो बाय गारंटी को नहीं डिस्कस करें। अब हम जो बाय गारंटी उसको पहले डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप ये समझ लें कि ये लिमिटेड के सिनेरियो में सिर्फ 1 या 2% ही यूज़ होगा कभी, बाकी मेजॉरिटी टाइम लिमिटेड बाय शेयर ही इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, लिमिटेड बाय गारंटी कॉमनली यूज्ड व्हेन कंपनीज आर फॉर्म्ड फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस। ऐसी कंपनियां जो कि नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए बनी हैं, सच एज प्रोफेशनल बॉडीज और जो हमारे पास चैरिटीज हैं। The member guarantee the payment of a certain fixed use, usually small amount toward the company's debt of the company or company wound up. अब जो चैरिटीज हैं उसके अंदर वो बाय गारंटी होती है, कोई ना कोई गारंटी दे देगा कि अच्छा ये चैरिटी वाली कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है, अब चैरिटी वाली कंपनी शुरू हुई, लोगों से वो सदका खैरात लेकर आगे जो भी अपना फलाही काम है वो करी थी, लेकिन कभी कभी चैरिटीज को भी कर्जा लेना पड़ जाता है। लेकिन जो जब वो कर्जा लेकर भाग जाए चैरिटी वाली कंपनी, तो कोई ना कोई गारंटी देगा, अच्छा मैं गारंटी देता हूँ। तो the member guarantee the payment of certain fixed usual small amount toward the company's debt if a company wound up, otherwise they have no economic right in the relation to the company. इसके अलावा वो जो गारंटर है उसका कंपनी चलाने के अंदर या कंपनी की ओनरशिप या कंपनी का प्रॉफिट लॉस में कोई भी हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ गारंटी दे रहा है कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये कंपनी अगर भागेगी तो मैं इसका नुकसान भर दूंगा, लेकिन जब तक ये लोगों से कर्जा ले ना सॉरी ये सदका खैरात ले रही है और बांट रही है, उसके अंदर मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। जो दूसरा है वो है लिमिटेड बाय शेयर। इसलिए मैंने यहाँ सवाल लिखा, मैंने पीछे वाले मैंने लिखा कि व्हाट इज अ लिमिटेड कंपनी। अगर मैं ये पूछूं तो आपने लिमिटेड बाय शेयर के डेफिनेशन को ही लिखना है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कंपनी यूज्ड फॉर बिजनेस वेंचर। Specifically, a limited company is a company in which the liability of each shareholder is limited to the amount of individual investment. अब जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाल दी कि 3 डेवलपर थे, उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, तीनों ने 33% शेयर अपने रखे, पीछे 1% रह गया, 1% उन्होंने सरमुराद को दे दिया। अगर ये कंपनी अनलिमिटेड होती अगर ये कंपनी अनलिमिटेड होती तो सारों की इक्वल जिम्मेदारी बनती थी अपने कर्जों को अदा करने की। बेशक सरमुराद का 1% शेयर था कंपनी में, लेकिन 25% उनका जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये कंपनी भागती है तो वो
उसके कर्जों को उतारे अनलिमिटेड के सिनेरियो में। लेकिन लिमिटेड के सिनेरियो में ये है कि जितने परसेंट आपका ओनरशिप है कंपनी में, जितने परसेंट आपके शेयर है कंपनी में, उतनी ही आपकी जिम्मेदारी बनती है कर्जा उतारने में। अच्छा, ये सवालात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। लिमिटेड कंपनी के अंदर वापस आते हैं उस सिनेरियो में कि एक कंपनी थी, वो 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं जी, तीनों ने अपना 33% रख लिया, कंपनी बना ली, 1% उनका बचा, उन्होंने सरमुराद को दे दिया। अब इनकी कंपनी भाग जाती है, तो जब भागती है तो या दिवालिया हो जाती है, तो जो इन्होंने कर्जा उठाया होता है वो पे बैक भी करना है। तो जो ओनर है वो 4 थे, लेकिन चारों पे इक्वल जिम्मेदारी नहीं बनेगी लिमिटेड कंपनी के अंदर कि वो पे बैक करें। जो सरमुराद है वो सिर्फ 1% कर्जा उतारने के जिम्मेदार हैं, जो बाकी हैं वो 33% कर्जा उतारने के जिम्मेदार हैं। लिमिटेड और अनलिमिटेड में यही बुनियादी फर्क है कि अनलिमिटेड में स्टेक होल्डर्स की इक्वल जिम्मेदारी है कर्जा उतारने की, लेकिन लिमिटेड कंपनी में स्टेक होल्डर्स की इक्वल जिम्मेदारी नहीं है, उतनी जिम्मेदारी है जितनी उनकी ओनरशिप है शेयर्स की। अच्छा जी, अब ये सवाल आया मरियम फातिमा की तरफ से, सर दोनों को एक्सप्लेन करें। लिमिटेड कंपनी में, हाँ तो दोनों को किया तो है भाई। लिमिटेड कंपनी में एक गारंटी है और भाई शेयर है। गारंटी के अंदर जो है एक गारंटर है, वो गारंटी देता है कि अगर ये चैरिटी दिवालिया हो गई, अगर चैरिटी ने कोई कर्जा लिया है, दिवालिया होगी, तो मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन अगर चैरिटी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह आप शौकत खानम ले लें, वो ये चैरिटी पे चल रही है, इसमें इमरान खान ये तो कह सकता है कि अगर शौकत खानम दिवालिया हो गई तो मैं कुछ पैसे दे दूंगा, लेकिन जब तक चैरिटी चल रही है इमरान खान ये नहीं कह सकता कि इसमें से इतना प्रॉफिट मुझे आएगा। जो चैरिटी है उसमें प्रॉफिट किसी ना किसी ओनर को नहीं जाएगा, वो उसके उसके ऑपरेशंस और उसके क्लाइंट्स पे ही स्पेंड होगा, वो किसी ओनर को नहीं जाएगा। जो गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, लेकिन जो लिमिटेड बाय शेयर है उसमें जो भी प्रॉफिट आता है वो शेयर होल्डर्स के दरमियान में डिवाइड होता है इक्वली। इसीलिए उन शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि अगर कंपनी दिवाली होती तो वो जिन जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया तो अपने शेयर्स के मुताबिक उस कर्जे को उतारें। अच्छा जी, अब आगे आ जाता है कि कंपनीज, अच्छा ये 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर कंपनी को मेंटेन करने चाहिए। वो 4 किस्म के डॉक्यूमेंट कौन से हैं? कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का आइन होना चाहिए, डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी मैंने सवाल लिख दिया, विच एसेंशियल डॉक्यूमेंट शुड ईच कंपनी मेंटेन फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। बस ये 4 नाम आपने लिखने हैं, आपने फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना। अच्छा जी, कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, ऑल कंपनी मस्ट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ 2 डॉक्यूमेंट्स। हर कंपनी का एक आइन होना जरूरी है जिसके अंदर 2 हिस्से होना जरूरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच कंट्रोल्स इट्स एक्सटर्नल रिलेशंस, वो आइन का हिस्सा जो कंपनी के एक्सटर्नल एक्शंस को डिक्टेट करता है। अच्छा जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत सारे लोगों को तो आ रही है, लेकिन जो लाइबा है, आप अपना हैंड फ्री चेक करें, मेरे ख्याल में आपकी हैंड फ्री में मसला है। वापस आते हैं कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी की तरफ। कंस्टिट्यूशन जो आयन है कंपनी का, उसमें 2 हिस्से होना जरूरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक वो हिस्सा है जो उन असूलों के ऊपर बना हुआ है जो कंपनी के बाहर रिलेशंस है उनको डायरेक्ट करता है, विच कंट्रोल इट्स एक्सटर्नल रिलेशंस। उसके बाद है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच स्टेट्स हाउ इंटरनल अफेयर्स आर रन बाय द ओनर्स। जो एसोसिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है कि जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं वो कंपनी कैसे चलाएंगे। अच्छा जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दिस डॉक्यूमेंट कवर द फॉलोइंग मैटर्स: द नेम ऑफ द कंपनी, द कंट्री इन विच इट इज रजिस्टर्ड ऑफिशियली विल बी लोकेटेड, the objects of the company, a liability clause, the company's authorized share capital and the number and the nominal values of its shares। ये वो है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है
10 मिनट के अंदर ये सेशन एंड हो जाना है। मुझे ज़ूम कहना शुरू हो गया, चलो मैं फिर क्लास एंड करूँगा 10 मिनट, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा ये लेक्चर। अच्छा जी। अ, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि लोगों को मुहैया करना ज़रूरी है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आएँगे। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि कोई भी बाहर का बंदा लीगली माँग भी सकता है। मिसाल के तौर पे अगर डेस्कॉन कंपनी है, तो वो ये चीज़ें छुपा नहीं सकती हैं। ये किसी का भी लीगल राइट है कि वो ये इन्फॉर्मेशन उस कंपनी से माँग सकता है। उसके बाद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दिस डॉक्यूमेंट यूजुअली एड्रेस द फॉलोइंग टॉपिक्स, द रूल टू बी अप्लाइड इन अलॉटिंग न्यू शेयर। अगर कोई नया शेयर जनरेट करना है और उसको अलॉट करना है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनेंगे। तो जिस तरह अब आप ये देखें कि जो जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां इंडेक्स हुई होती हैं, अब मैंने उसके लेट्स सपोज मैंने डेस्कॉन के 1 लाख शेयर लिए हैं। तो डेस्कॉन के उस टाइम जो मैंने 1 लाख लिए तब 1 करोड़ शेयर थे। अब क्या सारी जिंदगी डेस्कॉन के 1 करोड़ शेयर ही रहेंगे? नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा वो गेम खेल सकते हैं, वो वक्त के साथ साथ अपने शेयर बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब भी करेंगे उसके रूल्स उन्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। द रूल्स गवर्निंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर, के शेयर ट्रांसफर कैसे होंगे इंटरनली। द रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, शेयर होल्डर्स आपस में मीटिंग कैसे करेंगे, मेंबर्स कैसे करेंगे। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है। पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के पास क्या क्या ताकत होगी। और डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स। डिविडेंड्स ये होता है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी जो है वो अ, जो शेयर होल्डर्स हैं उसकी आम आवाम भी हो सकती है, तो वो जो उसको प्रॉफिट देगी, डिविडेंड्स देगी। ये बेसिकली डिविडेंड आता है कि अगर कोई पब्लिक शेयर होल्डर है तो उसको कितना पैसा देना है पर शेयर। हर साल कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस अनाउंस करती है, तो जब भी वो प्रॉफिट और लॉस अनाउंस करेगी तो वो जितना भी मुनाफा होगा वो इक्वली डिवाइड करती है, तो जितने शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड्स मिलते हैं फिर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। Directors are elected by shareholders to run the company on their behalf. They have considerable power, and in a large company with many shareholders, the effective democratic control is very weak. They have considerable power in a large company with many shareholders. The effective democratic control is very weak. जो डायरेक्टर्स हैं वो ओनर्स नहीं होते, मेजॉरिटी सिनेरियोज में वो सिलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स होते हैं। तो डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स टू रन द कंपनी ऑन देयर बिहाफ। डायरेक्टर्स की सैलरीज होती हैं लेकिन उनका प्रॉफिट नहीं होता। दे हैव कंसिडरेबल पावर इन लार्ज कंपनी। उनको क्योंकि उन्होंने कंपनी चलानी होती है तो उनको पावर दी जाती है कंपनी को ऑपरेट करने की, और वो काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। देयर इफेक्टिव डेमोक्रेटिक कंट्रोल इज़ वेरी वीक। उनके पास अपने आप को सिलेक्ट करने या उतारने का कंट्रोल नहीं होता है, तो उनका डेमोक्रेटिक कंट्रोल उनके पास एग्जिस्ट नहीं करता है। वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल शेयर होल्डर्स के पास होता है। अब आ जाते हैं कंपनी सेक्रेटरी पे। कंपनी सेक्रेटरी, द सिचुएशन इज बैलेंस्ड बाय सीरीज ऑफ ऑब्लिगेशंस। अब ये डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर मस्ट एक्सरसाइज द स्किल एंड केयर in carrying out their duties that might be expected for someone of their qualification and experience. A director who has an interest in a contract made with the company must disclose the interest to the board of directors. जो डायरेक्टर्स हैं उनका काम है कंपनी को चलाना, लेकिन वो सैलरी ले रहे होते हैं, वो उसके ओनर नहीं होते, वो प्रॉफिट और लॉस में नहीं उनका हिस्सा होता। लेकिन क्योंकि वो कंपनी चला रहे होते हैं इसलिए उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। अच्छा जी, most companies have both executive and non-executive directors. Executive directors are normally also employee of the company with specific responsibility. Non-executive director act in advisory capacity only. हाँ जी, जो डायरेक्टर्स एग्जेक्टिव है वो तो कंपनी के पेरोल पे होते हैं, उन्होंने कंपनी पैसे दे रही होती है काम करने के। लेकिन कुछ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर जो पंजाब के मिनिस्टर्स हैं वो भी डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर नहीं है, वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर एक्ट इन एडवाइजरी कैपेबिलिटी उनका सिर्फ एडवाइज करना मकसद होता है। टिपिकली दे अटेंड मंथली बोर्ड मीटिंग्स
to offer the benefit of their advice and are paid in fee of their service. जब भी ये इन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बुलाया जाएगा मशवरे के लिए, तो उनको उनके मशवरे की फीस भी दी जाएगी. Director and the company secretary. A company is required to have company secretary whose duty is to keep various record that a company is obliged to maintain. इस जो company secretary उसका काम documents को maintain करना है. Because of the technical expertise required, small companies often appoint an outside professional advisor as a company secretary. अगर कंपनी छोटी है और वो अभी ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती कि एक डेडिकेटेड बंदा हायर करे, तो वो एक्सटर्नल कंपनी सेक्रेटरी भी हायर कर सकते हैं. यानी उनको मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेते हैं, वो उनको सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू डेडिकेटेड बंदा रखें. अच्छा जी सर, व्हाट अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंपनी, कैन एनी गवर्नमेंट बॉडी. जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो इंशाल्लाह हम कल परसों डिस्कस करेंगे, वो भी हैं हमारी स्लाइड्स में. सवाल है ये एक स्टूडेंट का, इससे पहले अच्छा जी, what about financial transaction of company, can any government body check it in any condition to stop cash flow fraud of that company, or government body require any special permission from court to check these transactions. अच्छा, जो कंपनी जो जो पब्लिक कंपनी होती है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने रिकॉर्ड्स को पब्लिक लाजमी करें. तो अगर उसमें आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये इलीगल हुई है, तो आप उस कंपनी को कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं. जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें सारे के सारे राइट्स जो उसके ओनर होते हैं उनके पास होते हैं. अगर 4 ओनर हैं किसी कंपनी के, तो वो 4 आपस में एक दूसरे पे केस कर सकते हैं कि ये इसने ट्रांजैक्शन गलत किया है या इसने ट्रांजैक्शन सही किया है. बाहर का बंदा नहीं उन पे कोई केस कर सकता. पब्लिक कंपनी में कोई बाहर का बंदा जो कि शेयर होल्डर है वो भी केस कर सकता है. अगर पब्लिक डिपार्टमेंट है उसमें तो आम आवाम, क्योंकि वो टैक्स पे चल रही थी, जो टैक्स पे कंपनी चल रही है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स टैक्स पे चल रहे होते हैं, तो वो जो आम आवाम है उसके पास ये राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड निकलवा सकते हैं और उनको सू भी कर सकते हैं. अच्छा जी, कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने की. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. द लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ऑपरेशंस. All limited companies must submit an annual return and copy of their accounts to the registrar of the companies. The registrar of the companies होते हैं ना, ये बेसिकली ये जो स्टॉक मार्केट है उसमें बैठे होते हैं, और हर कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है, ज़रूरी नहीं कि जो जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक मार्केट में आना ज़रूरी होते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके भी अपने लीगल क्या कहते हैं लीगल नुमाइंदे होते हैं, उनके पास भी ये डॉक्यूमेंट जाना ज़रूरी होते हैं. हर कंपनी एनुअल रिपोर्ट अपनी जमा कराती है जिसमें ट्रांजैक्शन, शेयर्स और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ये सब कुछ होता है. और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ऑपरेशंस. 1 मिनट 1.5 मिनट रह गया, मैं जल्दी खत्म करूंगा इंशाल्लाह. जो लिमिटेड कंपनी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम ऑपरेशंस को डॉक्यूमेंट करके पब्लिक के सामने क्लियर करें. आखिरी है जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स इन कंपनीज एंड इट्स मोस्ट सीनियर मैनेजमेंट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. जो क्योंकि अब जो डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी चला रहे हैं उनको भी कुछ प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है. ये तो नहीं कि आज आप एक डायरेक्टर लगाएं और क्योंकि आप कंपनी के 50% शेयर थे, आपको उसका क्या कहते हैं चलना फिरना पसंद नहीं है, आपने कहा कि इसको उतारो अगले को लगाओ. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. आपको उनको एक प्रोटेक्शन देनी होगी. वो जो प्रोटेक्शन है डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजमेंट और ओनर्स के दरमियान में, स्टेक होल्डर्स के दरमियान में, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस डॉक्यूमेंट है. यहाँ पे लेक्चर एंड होता है. क्लास आपसे मिलकर अच्छा लगा. उम्मीद है आप सब सेहतमंद होंगे, आपके घर वाले भी सेहतमंद होंगे. अगर किसी पे मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक उसको आसान कर दे. और आप लोग उम्मीद ना हारें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम जा रहा है जहाँ पे उम्मीद बड़ी कीमती चीज़ है. उम्मीद ना हारें. इंशाल्लाह फिर कल दोबारा हम लेक्चर में मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह.